दोस्तों, जैसा कि सीबीएसई के प्यारे प्यारे क्लास 10th के बोर्ड वाले बच्चों का 15 मार्च को एसएसटी का पेपर है। एंड प्यारे बच्चों, एसएसटी में जैसा कि 4 पार्टें, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, तो वहाँ पर मैंने ऑलरेडी बाकी पार्ट्स का वीडियो बना रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे मोस्ट रिपीटेड पास्ट ईयर के क्वेश्चन जो लगभग हर साल सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो अराउंड बार बार लास्ट 10 साल में अराउंड 8 बार रिपीट हो चुका है, वैसे क्वेश्चन मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं, क्योंकि अराउंड 75% क्वेश्चन लास्ट 5 to 6 ईयर के पेपर से रिपीट होता है। सो इसलिए प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं वो हर हाल में आपको करके जाना ही जाना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको आपके एसएसटी वाले पेपर में देखने को मिलेगा। तो आज मैं इकोनॉमिक्स का सारा चैप्टर का जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम डेवलपमेंट चैप्टर्स, देन आपका सेक्टर्स वाला, देन मनी एंड क्रेडिट, देन ग्लोबलाइजेशन, ये चारों चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क्स का एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। एंड हमारे एफर्ट के लिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियो को बनाने के पीछे काफी एफर्ट लगता है, देन एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहला चैप्टर डेवलपमेंट से। तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस पूछा गया है। तो मैं बार बार बोलता हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन तो लगभग फिक्स है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि ये आपका इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है एज वेल एज जियोग्राफी का भी पार्ट है। तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रेजेंट रिसोर्सेस, प्रेजेंट नीड जो होता है रिसोर्सेज का, वो पूरी हो सके, एज वेल एज जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स को दिमाग में रखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग यूज करें, उसी को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान नहीं रखेंगे, फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचेंगे नहीं, अगर हम लोग प्रेजेंट में ही ग्रीडी हो जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो देश है वो आगे कैसे बढ़ेगा, वो तो आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज का स्कैर्सिटी हो जाएगा। इसलिए ये सब चीज आपको इसके अंदर मेंशन करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्यारे बच्चों कि यूएनडीपी ने हाउ इज द क्राइटेरिया यूज बाय यूएनडीपी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक फॉर मेजरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो ध्यान रखिएगा, कोई कंट्री कितना डेवलप्ड है, कैसे डेवलप्ड माना जाएगा, उसके लिए यूएनडीपी ने एक अलग सा क्राइटेरिया निकाला था, एंड जो आपका वर्ल्ड बैंक है उन्होंने अलग सा क्राइटेरिया निकाला था। तो यूएनडीपी ने क्या निकाला था, यूएनडीपी HDIS, ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार डेवलपमेंट को मेजर करता था। उसके बाद पर कैपिटा इनकम के अनुसार, उसके बाद ये सब चीजों को दिमाग में रखा था, देन लिटरेसी रेट वगैरह का। तो ये सब आपको इसके अंदर लिखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है ये आपको बताना है, एंड इसके इंडिकेटर के बारे में आपको लिखना है। इंडिकेटर क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, उसके बाद एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो ये सब आपको पॉइंट ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर डालना है, अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर द वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर, यानी कि आज जो भी एक इंसान का डेवलपमेंट, देखिए सपोज कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, आपको बोला जा रहा है कि कोई भी चीज अगर एक इंसान का डेवलपमेंट है तो वही चीज दूसरे इंसान के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, यानी कि नॉट डेवलप्ड हो सकता है। एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, मतलब ये हो गया, सपोज कीजिए कि एक स्लम है, एक विलेज है, उसको तोड़ के एक बिल्डिंग बनाया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पर देखिए जो बिल्डिंग में लोग रहेंगे उनके लिए तो ये डेवलपमेंट हो गया, ऑब्वियस सी बात है। बट जो बिल्डिंग को बनाया गया जो एरिया में, वहां पर पहले स्लम था जहां पर गरीब लोग रहते थे, तो उनके लिए तो ये डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि उनका जो घर है उसको तो तोड़ दिया गया, जो स्लम है उसको हटा दिया गया। तो ये आपका एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं। एक बुक में फेमस एग्जाम्पल है डैम वाला, कि कोई डैम बनता है तो इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा होता है, बट वहां पर जो आसपास लोग रहते हैं, लोकल पीपल, उनके लिए तो घाटा है, क्योंकि उनको वहां से हटाना पड़ता है एंड दूसरी जगह उनको जाना पड़ेगा। ओके, तो ये सब एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं।
नेक्स्ट कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिफरेंस क्या है। तो प्यारे बच्चों ऑर्गेनाइज में क्या होता है कि आपको एक फिक्स सैलरी मिलता है, एक फिक्स जॉब होता है, एक फिक्स सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, ये बात को दिमाग में रखिएगा। एंड गवर्नमेंट इसको यूजुअली जनरली रजिस्टर करता है। बट अनऑर्गेनाइज क्या है कि भाई आपको जब मन करे तब निकाल सकता है, जहाँ पर बोल सकते हैं कि कोई गारंटी नहीं है, आज हो सकता है आपका दुकान है, कल आपका दुकान ना है, कोई भी जॉब का गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वैसे को अनऑर्गेनाइज के अंदर काउंट किया जाएगा। लाइक एक पर्सन है जो टी स्टॉल में चाय बेच रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा कि मनरेगा या फिर नरेगा का क्या मतलब है वो आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट ऑफ 2005 ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या गारंटी किया गया था कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को मिलेगा to all those who are able to work and are in need of work in the rural areas। ये बात को दिमाग में रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, ताकि कोई भी भूखा ना मरे, ये आपको मनरेगा के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुका है कि विद द एग्जांपल ऑफ शुगर केन एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, 3 सेक्टर होता है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये तीनों सेक्टर आपस में डिपेंडेंट कैसे है, ये आपको बताना है। प्यारे बच्चों में एक क्वेश्चन को आई थिंक बाय मिस्टेक ऐड करना भूल गया, आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। यस, बाय मिस्टेक हो गया कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि टर्शियरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो आप लिख लीजिएगा। साइड में एक और क्वेश्चन करना है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। ओके, ये आपको इसके साथ एडिशनल में कर लेना है। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्वेश्चन क्या है कि विद द हेल्प ऑफ शुगर केन एक्सप्लेन, मैंने बताया। तो देखिए शुगर केन को के लिए प्यारे बच्चों क्या करना पड़ता, तीनों सेक्टर सबसे पहले इंडिपेंडेंट कैसे है। तो यस देखिए सबसे पहले जो शुगर केन का कल्टीवेशन होता है, उसको जो उगाया जाता है वो आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। उसके बाद शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं एंड उससे शुगर बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, एंड जो शुगर केन है वो हमारा जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो हमारा टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है। ट्रांसपोर्टेशन का चीज टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है। यानी आप देख सकते हैं कि तीनों आपस में कितना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। बात क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट की आरबीआई का फंक्शन आपको पूछा गया है, काफी बार आता है कि ये आपका सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन का। ये सब आपको पॉइंट लिखना होगा। उसके बाद लेंडर से वो कोलेटरल क्यों मांगते देखिए कोलेटरल इसलिए मांगा जाता है क्योंकि सपोज कि आपने लोन लिया और अगर आप अपना लोन को टाइमली रीपे ना कर पाए तो भाई बगल वाला क्या आपका वेट करते रहेगा क्या, चलो ठीक है आज नहीं तो आप 2 साल बाद कर दीजिएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। क्योंकि कोई आपको लोन दे रहा है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कुछ इंटरेस्ट दीजिएगा एंड वो लोन आपको रिटर्न आप उनको रिटर्न कीजिएगा। तो इसलिए वो आपसे कोलेटरल मांगते। ये क्या है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं जिसमें आप अपने घर का कागज, कोई अपने व्हीकल का कागज या जमीन का कागज देते हैं कि अगर मैं इस डेट तक अगर आपका लोन नहीं चुका पाया तो आपके पास राइट है कि आप मेरे इस वाले सामान को बेच सकते हैं, अपना पैसा को ले सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कोलेटरल जो लेंडर है वो मांगते हैं, हम लोग को देना पड़ता है लोन लेने के टाइम में। नेक्स्ट की फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के बीच में डिफरेंस क्या है। फॉर्मल को आरबीआई सुपरवाइज करता है, इसमें आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी कम रहता है। बट इनफॉर्मल में क्या हुआ, आप कोई फ्रेंड से आपने लोन ले लिया, आपने कोई रिलेटिव से लोन ले लिया, ये गवर्नमेंट से कोई भी ऑथराइज नहीं रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने मनमानी से रहता है। तो ये सब आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड, मजा आ रहा है। सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, जनरली 15 से 20 लोगों का, यूजुअली महिलाओं का एक ग्रुप होता है जो अपनी सेविंग्स महीना से 20, 25, 50, 100 रुपया लगा के एक ग्रुप बनाती है, सेविंग को क्रिएट करते हैं। ये बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और जो भी मेंबर है उस ग्रुप का, उसमें से कभी भी किसी को पैसा का जरूरत पड़ेगा तो वो लोन ले सकता है उसी ग्रुप से। तो ये सब आपको इसके अंदर लिखना होगा।
नेक्स्ट जो हमारा लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन वाला, उससे आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या फिर ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेज क्या है, या फिर एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के बारे में पूछा जाता है। तो ये चारों क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, चारों क्वेश्चन आपस में इंटरकनेक्टेड है, मोर और लेस सेम आंसर है। तो ये चारों क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लेना है। ओके प्यारे बच्चों, तो ये था आपके लिए पूरा इकोनॉमिक्स का सारा चैप्टर। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन क्या जो मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। आई रिपीट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विसेज सेक्टर इन एन इंडियन इकोनॉमी। इसका आपको मुझे कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। जो बच्चा सही बताएगा उनका नेम में आने वाली वीडियो में शो करूंगा। एंड हमारे एफर्ट के लिए सब्सक्राइब एंड एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है, नेम है फास्टेस्ट एजुकेशन आर्मी, या फिर डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।